साथियों, जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं तो उसके बारे में कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक चित्रण बनने लगता है, एक इमेजिनेशन आने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद की। आयुर्वेद के बारे में हम जब इमेजिनेशन करते हैं तो कुछ जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं, कुछ सर्दी खांसी जोड़ों के दर्द अस्थमा आ जाता है या कुछ च्यवनप्राश आ जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिरीष श्रीवास्तव, एमडी आयुर्वेद मेडिसिन, स्वास्थ्य सलाहकार एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ। स्वास्थ्य समवाय चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से बात करेंगे आयुर्वेद, योग, व्यायाम को लेकर जो भ्रांतियाँ आज समाज में निर्मित हैं उसको कहीं ना कहीं हम मिसकंसेप्शंस जो हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और उसके प्रति जागरूकता भी एक बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे एक व्याधि और एक औषधि का सिद्धांत। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बताया जाता है कि ये दवाई खा लो तो इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। तो क्या ऐसा सिद्धांत आयुर्वेद में दिया है? बिल्कुल नहीं। साथियों, अगर न केवल आयुर्वेद अपितु कोई सा भी विधा को अगर हम एक फ्रेज़ या एक श्लोक पढ़ के अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें पूरी संहिता या पूरी किताब समझ में आ गई, तो ऐसा नहीं है। अपितु पूरा ग्रंथ या पूरी किताब पढ़ने के बाद वो एक फ्रेज़ समझ में आता है, तब उसकी वैज्ञानिकता समझ में आती है, तब उसकी मौलिकता समझ में आती है और तब कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर एक परिपक्वता समझ में आती है। मान लीजिए आयुर्वेद में एक व्याधि और एक औषधि का सिद्धांत होता तो ये संहिताएं जो आज लगभग 12,000 श्लोक में है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में भी इतने ही श्लोक हैं। ये 12,000 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल 12 पेज में एक संहिताएं लिखी जा सकती थी। और यही नहीं, अगर हम आयुर्वेद के निदान की बात करें तो माधव निदान करके एक ग्रंथ है जिसमें भी करीब 6,000 से अधिक श्लोक हैं। तो उसमें बीमारी के कारण बताएं, बीमारी होने की प्रक्रिया बताइए, पैथोजेनेसिस, संप्राप्ति बोलते हैं, उनके अनेक भेद हैं। उसका प्रोग्नोसिस बताया है कि ये साध्य है या असाध्य है, उसके कॉम्प्लिकेशन बताएं, उपद्रव बताएं। तो इस सब को पढ़ने में आयुर्वेद के छात्रों को लगभग 1.5 साल लग जाता है। अब इसको समझना उनके व्यक्तिगत क्षमता पे निर्भर करता है। इसी प्रकार से कोई औषधि है, उसके क्या गुण कर्म है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे काम कर रही है, फार्माकोडायनामिक्स क्या है, शरीर उसको कैसे प्रत्युत्तर दे रहा है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उस औषधि को कैसे पहचानना, फार्माकोग्नोसी क्या है, ये भाव प्रकाश संहिता में लिखा है। इसी प्रकार से फार्मास्यूटिक्स क्या है, औषध निर्माण क्या होता है, कैसे करना है, उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो शारंगधर संहिता में दिए हैं। तो जब हम इतना सारा इतनी संहिताओं को पढ़ते हैं, उनका ज्ञान को कंपाइल करते हैं अपने दिमाग के अंदर, तब समझ में आता है आयुर्वेद चिकित्सा क्या है। इसी बात को हम दूसरे तरह से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को, एक रोगी है और वो चिकित्सक के पास जाता है और अपनी बीमारी का नाम लेके बताता है या उन्हें लक्षणों के आधार पे बताता है कि मुझे बुखार है, मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, मुझे सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट है, नींद नहीं आ रही है, ये सब वो बता पाता है। पर आयुर्वेद कहता है कि चिकित्सक ने क्या देखा वो चिकित्सा कहलाती है। इतना ज्ञान तो रोगी को है ही। ज्वर के लगभग 200 से अधिक प्रकार दिए गए हैं और जब हम औषधियों के मापदंड से देखते तो वो जो रेमिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो और बढ़ जाते हैं। एक व्याधि है, वो दोष के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन होगा, दोषों की अवस्थाओं के अनुसार क्लासिफिकेशन होगा, फिर उनके गुणों के अनुसार भी होगा, फिर धातुओं के अनुसार, ऐसे करके एक व्याधि के अनेक क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि एक निपुण आयुर्वेद चिकित्सक के दिमाग में चलते रहते हैं। और उसके बाद वो जो द्रव्य है, जो औषधि है, उसके क्या गुणकर्म है, वो कॉम्बिनेशन है, वो कैसे काम करता है, उस पर इमेजिनेशन चलता रहता है। और जब जाके वो जो दोनों चीज़ें मिलती हैं, बीमारी होने की प्रक्रिया, औषध के कार्य करने की प्रक्रिया, तब एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है।
तो इस सब प्रक्रिया में चिकित्सक का सबसे ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेद में प्रिंसिपल ऑफ थेरापेटिक्स जब बताए जाते हैं तो उसमें 4 चीज़ें बताई हैं: चिकित्सक, औषधि, रोगी और परिचारक या कंपाउंडर। ये 4 चीज़ें होना चाहिए चिकित्सा करने के लिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक है। और चिकित्सक के भी गुण दिए हैं कि उसको युक्तिज्ञ होना चाहिए, उसमें शुचिता होना चाहिए। और युक्तिज्ञ कब होगा वो? कि जब उसने ये संहिताओं का अध्ययन किया होगा, तभी तो वो एनालिसिस कर पाएगा, तभी तो ऑब्जर्वेशन ले पाएगा। एक औषधि एक व्याधि के सिद्धांत में कोई किसी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। अब एक औषधि एक व्याधि का सिद्धांत आचार्य वाग्भट ने दिया है, पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप जो बाकी लिखा है उसको भूल जाओ। अतिसार में कुटच दिया हुआ है मान लीजिए, तो आपको अतिसार के भेद तो याद होना चाहिए ना। उसमें फिर अतिसार से डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करना पड़ेगा कि ये प्रवाही का है या और कोई सी बीमारी है। इसी तरह से कुटच है तो कुटच किस तरह से काम कर रही हो, पित्त में कुटच कब देना है, किस अनुपान से देना है, और वातज है तो वहाँ कुटच को किस फार्मास्यूटिक्स में देना है, ये चिंतन तो करना ही पड़ेगा। केवल उठा के दवाई नहीं दी जा सकती। तो आयुर्वेद या और अन्य पुराने जो भी ग्रंथ रहते हैं जो भारतीय दर्शन के हैं, वो सब गुणों पे आधारित रहते हैं। जो गुरुवादी गुण बताएं, जो भी भौतिक पदार्थों में गुण होते हैं, उसी के आधार पे वो काम करते हैं। और आयुर्वेद में जो निदान की प्रक्रिया है वो बहुत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। उसमें नाड़ी परीक्षा एक विधा है, एकमात्र विधा नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम रोगी परीक्षा करते हैं तो हमने देखा कि बीमारी कैसे हो रही है। साथ ही जब उसके बाद हम रोगी का क्लासिफिकेशन करते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, सार क्या है, सहनन क्या है, साथ में आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, बल है, मतलब कि उसकी वो किस जियो क्लाइमेटिक कंडीशन में रहता है, उसका बल कैसा है, उसकी व्याधि का बल कैसा है, उसकी उम्र क्या है, उसका जेंडर कैसा है, वो किन चीज़ों को पचा पाता है, किन चीज़ों को नहीं पचा पाता है। ये सारा समझने के बाद कहीं ना कहीं हमको उसको औषधि लिखना चाहिए। विरोधाभास आता है आजकल देखने में कि जो सोशल मीडिया पे बताते हैं कहीं एक व्याधि एक औषधि वाले विद्वान कि वो डेरोगेटरी कमेंट करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस पे, और सेम टाइम पे वो ये भी बोलते हैं कि मॉडर्न साइंस का रिसर्च पेपर भी है। अब वो मॉडर्न साइंस का रिसर्च पेपर किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, कितने बड़े उसका सैंपल साइज़ क्या था, ये इसका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कह दिया कि ये कोई जड़ी बूटी है, इससे हार्ट डिजीज़ नहीं होगी, इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, पर उन्होंने अपने फंडामेंटल्स पे किया है। अब उसमें अंतर क्या है? उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है आयुर्वेद के तरीके से व्याधि होना और मॉडर्न साइंस से व्याधि होना है। मॉडर्न मेडिकल साइंस लीनियर अप्रोच से बीमारी होने का तरीका बताती है, और इसीलिए वो लोग एक मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं 2-3, और वो उसको काउंटर करता है उस पैथोजेनेसिस को। आयुर्वेद में मल्टीपल पाथवे बताएं बीमारी होने के, और इसीलिए जो ड्रग यूज़ की जाती है उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि सारे एक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन दवाइयों के नुकसान हो रहे हैं उसको भी काउंटर करते हैं, या कॉम्बिनेशन बनाया तो और मल्टीपल पाथवे हो जाते हैं। वो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है और उससे बीमारी लंबे समय तक वापस नहीं होने की संभावना रहती है। अब जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं वो लीनियर पाथवे से आया है और आप उसका एप्लीकेशन आयुर्वेदी तरीके से करना चाहते हैं, तो ये विरोधाभास है। मॉडर्न साइंस के अपने फंडामेंटल से अच्छी बात यह है कि आज के समय में कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां मॉडर्न साइंस की वो आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स पे भी काम कर रही हैं कि ये दोष क्या है, ये प्रकृति क्या है। अभी पूरे देश का प्रकृति परीक्षण हुआ है केंद्रीय सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से, तो आने वाले समय में प्रकृति परीक्षण होगा या जिनका हो चुका है, और स्पेसिफिक दवाइयाँ निकल के आएंगी। अभी आप जो दवाइयाँ हम बताते हैं फिट फॉर ऑल वाला कंसेप्ट नहीं है आयुर्वेद में। आयुर्वेद टेलर्ड ड्रग की और टेलर्ड फूड की बात करता है। सभी लोगों को सलाद नहीं दे सकते आप, सभी लोगों को घी तेल बंद नहीं कर सकते, कुछ लोगों को आवश्यकता है उनको देना पड़ेगा।